सो फ्रेंड्स, एसएलबीएस पब्लिक स्कूल के गलियारों में सुगबुगाहट है, हलचल शुरू हो चुकी है। मगर किस बात का उत्साह है? चलिए कहानी पढ़ते हैं और पता चलाते हैं। कहानी का नाम है विज्ञान गोष्ठी। एसएलबीएस पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता दुबे अपने कार्यालय में अकेली बैठी हुई थी। आज वह अपने आप में बड़ा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि कल ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो समाप्त हुई थीं, अचानक श्रीमती दुबे ने चपरासी को बुलाकर कहा, रामदीन, कक्षा 12वीं की रसायन प्रयोगशाला में हरीश निगम होगा, बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद हरीश निगम ने कार्यालय के गेट पर आकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हनी, हाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मैडम ने कहा। जी मैडम, आदेश करें। श्रीमती दुबे ने कुछ सोचते हुए कहा, पहले ये बताओ कि पेपर ठीक हो गए ना? जी मैडम, सब पेपर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, बस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स रह गए हैं, वो भी कल हो जाएंगे। तो फिर हनी बेटा, अब विज्ञान चेतना क्लब का एक कार्यक्रम आयोजित क्यों नहीं कर लेते? मैडम ने कहा। हनी उत्साहित होकर बोला, जी बिल्कुल मैडम, ये तो कितना अच्छा रहेगा। इस कार्यक्रम में एक विज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिसमें बच्चे ही अपना विचार रखें, मैडम ने कहा। हनी ने उत्साहित होते हुए कहा, मैडम आपका ये दृष्टिकोण तो ठीक है, परंतु मैडम विषय भी सरल होना चाहिए और सारगर्भित भी। मैडम ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, सोचो विषय क्या होना चाहिए? जी मैडम, मैं अपने साथियों से थोड़ा विचार कर लूं और कल तक का समय मुझे आप दे दीजिए। ना, बिल्कुल नहीं, विषय तो आज ही और अभी निश्चित करो। मैं चाहती हूँ कि आयोजन 30 नवंबर को हो। आज 25 तारीख है, केवल 5 दिन ही शेष हैं, मैडम ने जोर देकर कहा। सकुचाते हुए हनी ने पूछ ही लिया, मैडम 30 नवंबर ही क्यों? मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें पता है कि नहीं कि भारत में एक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार तो नहीं लिया, किंतु उनका कार्य किसी नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक से कम नहीं था। वो वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस। यस मैडम, यू आर राइट। मैंने जेसी बोस जी के विषय में पढ़ा तो जरूर है, परंतु उनकी उपलब्धियों के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता। तभी तो मैं चाहती हूँ कि ये आयोजन 30 नवंबर को ही हो, क्योंकि 30 नवंबर 1858 को जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से इस महान वैज्ञानिक के संबंध में भी चर्चा हो जाए। देखो, विषय भी कुछ इस प्रकार का हो जिससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े और वैज्ञानिक चेतना भी जागृत हो। मैडम ने संक्षिप्त सा भाषण दे दिया और मैडम के इस भाषण से हनी को एक विषय सूझ गया और वो तपाक से बोला, जी मैडम, एक विषय आया है मेरे दिमाग में। जल्दी बताओ ना, मैडम ने हनी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। मैडम, विषय होगा विज्ञान जगाता है चेतना। बिल्कुल ठीक हनी, ये ठीक रहेगा। बच्चे भी स्वयं ही तैयारी कर लेंगे, कार्यक्रम विद्यालय के ऑडिटोरियम में ही कर लेंगे, ठीक है ना? अब तुम जाओ और तैयारी शुरू कर दो, मैडम ने अपना निर्णय सुना दिया। हनी जाने के लिए उठा, फिर अचानक रुका और मैडम की ओर देखने लगा। हनी, कुछ कहना है क्या? मैडम ने हनी को रुकते हुए देखकर पूछा। जी मैडम, क्या इस आयोजन में और भी स्कूल भाग लेंगे? मैडम ने कुछ सोचते हुए कहा, चाहती तो मैं भी थी कि और स्कूल के बच्चे भी आएं, परंतु समय बहुत कम है। जी मैडम, बस इतना कहकर हनी अपने साथियों से विचार विमर्श करने के लिए चला गया। और अब आ गया 30 नवंबर का दिन। ऑडिटोरियम खूब सजा है, सजावट भी निराली है। स्टेज के दोनों ओर दीवारों पर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं। इन पर विश्व के महान वैज्ञानिकों के चित्र और उनके महान आविष्कारों का चित्रण हो रहा है, जिन्हें देख और पढ़कर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होना स्वाभाविक था। अभी 10 बजने में कुछ ही मिनट शेष थे। ऑडिटोरियम में विद्यालय के सभी अध्यापक और विद्यार्थी आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ क्षणों के बाद ही प्रधानाचार्य श्रीमती दुबे ने मैनेजमेंट के कुछ सदस्यों के साथ ऑडिटोरियम में प्रवेश किया। सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया।
10 बजते ही विद्यालय के साइंस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर NP सिंह ने स्टेज पर आकर कार्यक्रम आरंभ करते हुए कहा, विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत। आज हम इस हॉल में एकत्र हुए हैं एक विशेष आयोजन के लिए। आज का दिन भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज ही के दिन भारत की पावन भूमि पर एक ऐसे वैज्ञानिक ने जन्म लिया जिसने भारत के मूल सिद्धांतों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रतिपादित किया। आइए ऐसे एक महापुरुष को जानते हैं। जी हां, उस महापुरुष का नाम है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। आज इन्हीं महापुरुष के सम्मान में यह गोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस गोष्ठी का विषय है विज्ञान जगाता है चेतना। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसमें सभी प्रतियोगी अपने विषय पर अपने अपने विचार रखेंगे और स्वयं ही अपना आकलन भी करेंगे। विज्ञान गोष्ठी प्रारंभ करने से पूर्व मैं प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता दुबे से निवेदन करूंगा कि वो कृपया स्टेज पर पधारें और इस महान वैज्ञानिक के व्यक्तित्व पर प्रकाश भी डालें, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, उनको प्रेरणा भी मिलेगी। प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता दुबे ने अपना उद्बोधन प्रारंभ करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं उस महान महर्षि वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ, जो भारतवर्ष के प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक थे। प्रोफेसर बोस की सोच पूर्णतः भारतीय अध्यात्म पर आधारित थी। मैं आपके समक्ष उनके जीवन की एक घटना रखना चाहती हूँ, जिसमें उनके महान भारतीय अध्यात्म की झलक मिलती है। मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, ये घटना उस समय की है जब प्रोफेसर बोस इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने पश्चात 1885 में कलकत्ता के प्रसिद्ध विद्यालय प्रेसिडेंसी कॉलेज में ऑफिशिएटिंग प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। रंग भेद नीति के कारण उन्हें कुल वेतन का केवल 2/3 भाग ही प्रस्तावित किया गया। इससे त्रस्त होकर प्रोफेसर बोस ने सत्याग्रह एक विशिष्ट मार्ग अपनाया। बिना वेतन ग्रहण किए 3 वर्षों तक अपनी पूरी निष्ठा और लगन से अध्यापन कार्य करते रहे। अंत में उनका यह अनोखा सत्याग्रह सफल हुआ। तब सभी के लिए एक समान वेतन की नीति अपनाई गई। तब जाकर प्रोफेसर बोस ने अपना पिछला पूरा वेतन स्वीकार किया। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में भी अपने संसाधनों से भारतवर्ष की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। इस प्रयोगशाला में विशेष रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का कार्य किया। सन 1895 में कुछ विद्वानों के समक्ष एक दीवार के पार 75 फीट की दूरी पर रेडियो तरंगों को भेजकर बिना तारों की सहायता से एक विद्युत घंटी को बजाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार प्रोफेसर बोस वायरलेस के प्रथम आविष्कारक थे। शायद इसी वजह से जेसी बोस को फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। एब्सोल्युटली, कितने गर्व की बात है हम सब भारतवासियों के लिए। बिल्कुल। प्रोफेसर बोस की इस खोज के लगभग 2 वर्षों बाद एक इटालियन वैज्ञानिक मार्कोनी ने बोस के सिद्धांतों के आधार पर वायरलेस का पुनः आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1900 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौतिकविद सम्मेलन में प्रोफेसर बोस ने प्रथम बार घोषणा की थी, पौधों में भी हमारी तरह संवेदनाएं होती हैं, वे भी हमारी तरह सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं। यही नहीं, प्रोफेसर बोस ने पौधों की संवेदनाओं को नापने के लिए एक यंत्र रेजोनेंट रिकॉर्डर की खोज की। इस खोज के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक समाज में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा इस टिप्पणी के साथ की गई, इस प्रकार की सोच केवल भारतीय वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। इस भारतीय वैज्ञानिक ने विज्ञान जगत को एक नई दिशा दी। प्रोफेसर बोस की एक महत्वपूर्ण खोज थी पौधों में होने वाली वृद्धि को नापने वाले यंत्र क्रेस्कोग्राफ की। इस यंत्र द्वारा पौधों की सूक्ष्मतम वृद्धि 1:1 लाख इंच प्रति सेकंड नापी जा सकती थी। This is amazing. ऐसा भी नहीं था कि प्रोफेसर बोस पेटेंट के विषय में कुछ नहीं जानते थे। अपने मित्र ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर को मई 1901 में लिखे पत्र में स्पष्ट होता है कि बोस ने अपने
आविष्कारों को पेटेंट कराकर धन और शोहरत कमाने की लालसा बिल्कुल भी नहीं रखी थी। जब यूएस के मित्र ने उनसे पेटेंट कराने के लिए कहा, तब प्रोफेसर बोस ने भारतीय आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहा, मेरा जो भी कार्य है वह मानवता के लिए है। वैसे भी मैंने ये कोई नया कार्य तो नहीं किया। इसका आविष्कार तो हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संतों द्वारा किया जा चुका है। प्रोफेसर बोस का यही चिंतन उन्हें महान भारतीय महर्षियों की श्रेणी में खड़ा करता है। अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस का विज्ञान और मानवता के लिए समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद। जैसे ही प्रधानाचार्य श्रीमती नम्रता दुबे का उद्बोधन समाप्त हुआ, वैसे ही सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके पश्चात डॉक्टर एनपी सिंह ने स्टेज पर आकर कहा, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानाचार्य के द्वारा आपको प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस के विषय में नितांत नई जानकारियां मिली। अब मैं कार्यक्रम को गति देने के लिए विज्ञान चेतना क्लब के अध्यक्ष, जो कि हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के छात्र हैं, हरीश निगम को आमंत्रित करता हूं। ये अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए हनी मास्टर के नाम से विख्यात हैं। हनी मास्टर ने स्टेज पर आकर सभी का अभिवादन किया और विज्ञान गोष्ठी के संबंध में कहा, प्यारे साथियों, मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि यदि वक्तव्य सुनते हुए आपके मस्तिष्क में कोई शंका उठती है तो निसंकोच वक्तव्य के समाप्त होने पर प्रश्न करें और अपनी शंका का निवारण अवश्य करें। अब मैं कक्षा 12 की छात्रा कुमारी अनुराधा को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। अनुराधा ने स्टेज पर आकर सभी का अभिवादन करने के पश्चात बोलना शुरू किया। मैं आप सभी को कुछ देर के लिए उस काल में ले जा रही हूं जब पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। उसमें मानव भी एक जीव था। ईश्वर ने केवल मानव को ही एक विशेष प्रकार का मस्तिष्क, जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ दिया। यही जिज्ञासु प्रवृत्ति वैज्ञानिक चेतना का मूल लक्षण है। आदिम युग में आदि मानव ने पत्थरों के टकराने पर उत्पन्न चिंगारी को देख अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण 2 पत्थरों को टकराकर आग उत्पन्न करने की खोज कर ली। यह उस समय की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी और वैज्ञानिक उपलब्धि भी थी। साथियों, ऐसा नहीं है कि आदि मानव ने एक ही बार में पत्थरों को रगड़कर अग्नि की उत्पत्ति कर ली हो। इसके लिए न जाने कितनी बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा होगा। एक ही प्रक्रिया को बार बार करने के कारण उनमें धीरज रखने का भी गुण भी उत्पन्न हो गया। वैज्ञानिक प्रयोगों की सफलता के लिए धैर्य का होना अति आवश्यक है। इस बात से मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब एडिसन ने बल्ब की खोज की थी तो कहते हैं कि लगभग 18,000 एक्सपेरिमेंट्स विफल हुए थे। 18,000 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद जाके वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। तो अगर इस अनुराधा के इस स्टेटमेंट को, इस एनालॉजी को समझा जाए तो वहाँ हम ऐसे मान सकते हैं कि असल में वो 18,000 तरीके थे जिनसे बल्ब नहीं जल सकता और वो सीख रहे थे। हर बार कुछ नया सीखते हैं, अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। फिर अनुराधा आगे कहती है कि जैसे जैसे धैर्य में वृद्धि होती है वैसे वैसे आत्मविश्वास में दृढ़ता आती जाती है। इस दृढ़ आत्मविश्वास के विषय में मैं एक घटना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसे मैंने पढ़ा तो नहीं है पर सुना है, लेकिन यह घटना अनुकरणीय है। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस अपनी नई खोज पौधों में भी चेतना होती है के विषय में अपना वक्तव्य दे रहे थे। अपने वक्तव्य में प्रोफेसर बोस ने कहा, जिस प्रकार पोटेशियम साइनाइड जीव जंतुओं की चेतना समाप्त कर उन्हें मार देता है, ठीक उसी प्रकार पौधों की चेतना समाप्त कर उन्हें भी मार देता है। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि सेम चीज़ होती है, पौधों में भी वही रिएक्शन क्रिएट हो सकता है। तो ये तो मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं था कि पौधों के ऊपर भी साइनाइड का असर हो सकता है। तो सामने से एक वैज्ञानिक ने पूछा, यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप अपने कथन को सिद्ध भी कर सकते हैं? जी हाँ, प्रोफेसर बोस ने ये कहते हुए पास में रखे गमले के हरे भरे पौधे में पोटेशियम साइनाइड की कुछ मात्रा डाल दी, लेकिन पौधे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी वैज्ञानिकों ने प्रोफेसर बोस की खिल्ली उड़ाई। प्रोफेसर बोस जरा भी विचलित नहीं हुए।
अब देखिए, उनके हिमालय के समान अडिग आत्मविश्वास की पराकाष्ठा। प्रोफेसर बोस ने पुरजोर आवाज में कहा, इस शीशी में पोटेशियम साइनाइड है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें पोटेशियम साइनाइड नहीं है? सामने से दूसरा वैज्ञानिक बोला। तब प्रोफेसर बोस ने उसी आत्मविश्वास से कहा, यदि ये पोटेशियम साइनाइड है तो मैं इसे स्वयं पीता हूँ और मैं मर जाऊंगा। कहते हुए प्रोफेसर बोस ने शीशी में रखे पदार्थ को अपने मुंह में डाल लिया और वहां उपस्थित सभी वैज्ञानिकों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी अनहोनी की आशंका से सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। लेकिन ये क्या? प्रोफेसर बोस मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हेलो दोस्तों, मैं जिंदा हूँ। तभी शुद्ध पोटेशियम साइनाइड मंगवाया गया और पौधों में डालने पर देखा, उसी क्षण पौधा मुरझाया और फिर मर गया। इसे देख वहां उपस्थित सभी वैज्ञानिकों ने प्रोफेसर बोस की खोज, उनके अडिग आत्मविश्वास और दृढ़ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके सम्मान में सभी ने खड़े होकर तालियां बजाईं। दोस्तों, अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि यह विज्ञान ही है जो मानव की चेतना को जागृत करता है, जिसे उसे प्रेरणा मिलती है नए नए आविष्कार करने की। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे ही अनुराधा स्टेज से जाने को मुड़ी, तभी सामने से कक्षा 10 के छात्र गर्वित ने खड़े होकर पूछा, दीदी, ऐसी क्या प्रक्रिया होती होगी जिससे कोई जीव पोटेशियम साइनाइड के संपर्क में आने से मर जाता होगा? बेचैन हो गई अनुराधा। उसे भी गर्वित के इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया, मुझे इसका कारण मालूम नहीं, लेकिन हमारे सर जरूर बता देंगे। यह कहकर अनुराधा ने डॉक्टर सिंह की ओर देखा और कहा कि अगले प्रश्न का उत्तर डॉक्टर सिंह और हम सभी चाय की ब्रेक के बाद देंगे। तो उम्मीद है आपको अभी तक का कार्यक्रम बहुत पसंद आया। मिलते हैं एक टी ब्रेक के बाद।